त्याने त्यांचा आग्रह होता। मागच्या काळात ज्यावेळी माननीय अण्णा उपोषणाला बसले होते आणि त्यावेळी त्यांना काही आश्वासनं दिली होती, त्यातल्या बऱ्याचशा आश्वासनाची पूर्तता देखील झाली। विशेषतः त्यांच्या आग्रहामुळे केंद्र सरकारने कोल्ड स्टोरेज आणि भंडारण याच्याकरता 6000 कोटी रुपये दिले। त्यांना आश्वासन दिल्यानंतरच केंद्र सरकारने किसान सन्मान निधी सुरू केला। त्यांना दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे जीएसटी कमी केला। अशा अनेक मुद्द्यांवर त्यावेळी निर्णय घेण्यात आला। मात्र काही अजून मूलभूत मुद्दे होते की ज्या मुद्द्यांच्या संदर्भात त्यावेळी सूचित करण्यात आलं होतं की उच्चस्तरीय समिती गठीत करून आणि त्याच्या माध्यमातून त्याच्यावर निर्णय केला जाईल। दुर्दैवाने निवडणुका आणि त्याच्यानंतर कोरोना यामुळे ती समिती स्थापित होऊ शकली नव्हती आणि म्हणून माननीय अण्णांनी सरकारला त्याची आठवण करून दिली की हे महत्त्वाचे मुद्दे आहेत। मग कृषी मूल्य आयोगाचं त्या ठिकाणी त्याला अधिक स्वायत्तता देण्याचा विषय असेल किंवा कृषी मूल्याचा विषय असेल किंवा असे वेगवेगळे 10-15 मुद्दे आहेत की ज्या मुद्द्यांवर या उच्चस्तरीय कमिटीने निर्णय करायला पाहिजे होता, परंतु ती स्थापित होऊ शकली नव्हती। आणि म्हणून आज त्या संदर्भात आम्ही गेले आठवडाभर त्या संदर्भातल्या चर्चा करत होतो। मग मी आणि गिरीश महाजन आम्ही दिल्लीला गेलो, कृषी मंत्र्यांकडे बैठक झाली, एक उच्चस्तरीय बैठक झाली। मध्ये आपले राधाकृष्ण विखे पाटीलजी देखील येऊन अण्णांशी चर्चा करून गेले आणि त्या माध्यमातून त्यांचं सगळं म्हणणं समजून आणि जे मुद्दे राहून गेले होते ते सगळे मुद्दे एकत्रितपणे आम्ही केंद्र सरकारसमोर मांडले, त्याच्यावर त्याचा निर्णय घेतला। काल पुन्हा माननीय अण्णांशी काही चर्चा झाल्यानंतर त्यांनी अजून 2-3 मुद्दे आम्हाला सांगितले की हे देखील समाविष्ट होणं गरजेचं आहे। त्यानुसार पुन्हा आम्ही केंद्र सरकारशी चर्चा करून हे सगळे मुद्दे समाविष्ट करून आम्ही केंद्र सरकारला विनंती केली की यावेळी आपण कमिटीच घोषित करा आणि त्यानुसार केंद्र सरकारने या ठिकाणी विशेषतः सन्माननीय चौधरीजी जे कृषी राज्यमंत्री आहेत त्यांना स्वतः पाठवलं। कृषी मंत्री महोदयांनी स्वतः त्या संदर्भातलं पत्र आज दिलं, कमिटी देखील घोषित केली, ज्या कमिटीमध्ये स्वतः कृषी मंत्री त्याचे अध्यक्ष आहेत, कृषी राज्यमंत्री हे त्या समितीत आहेत, त्याच्यासोबत नीती आयोगचे जे तज्ज्ञ आहेत ते त्याच्यामध्ये आहेत आणि असे काही तज्ज्ञ केंद्र सरकारच्या वतीनं आणि माननीय अण्णा देतील ती नावं, अण्णा लवकरच ती नावं कळणार आहेत अशी ही समिती असेल। या समितीला 6 महिन्याचा अवधी देण्यात आलेला आहे की ज्या 6 महिन्यामध्ये या सगळ्या मुद्द्यांवर ही समिती निर्णय करेल आणि कारवाई करेल। यासोबत मागच्या काळामध्ये आपल्याला कल्पना आहे की माननीय अण्णांनी लोकायुक्त लोकपालच्या संदर्भात खूप मोठं आंदोलन केलं आणि त्यानंतर देशामध्ये त्याचा कायदा तयार झाला। अण्णांना दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे लोकपालांची नेमणूक देखील त्या ठिकाणी झाली, परंतु त्यामध्ये काही अजून सुधार झाले पाहिजेत अशी अण्णांची त्या ठिकाणी मागणी होती आणि राज्यांनी देखील जरा सुधारित पद्धतीनं ते लागू केलं पाहिजे अशी माननीय अण्णांची मागणी होती। त्यानुसार त्याची ही उच्चस्तरीय बैठक ही लवकरच दिल्लीला बोलवण्यात येऊन माननीय अण्णांना त्या ठिकाणी निमंत्रित केलं जाईल आणि ज्या काही त्यांनी त्रुटी दाखवल्यात किंवा सुधारणा अपेक्षित आहेत अधिकच्या त्याही संदर्भात आणि त्यासोबत निवडणूक सुधाराच्या संदर्भात देखील माननीय अण्णांनी भरपूर पत्रव्यवहार केंद्र सरकारसोबत आणि निवडणूक आयोगासोबत केला आहे आणि त्याचे अधिकार जरी निवडणूक आयोगाला असले तरी देखील निवडणूक आयोग केंद्र सरकारचं मत मागवत असतं आणि म्हणून या सगळ्या विषयात केंद्र सरकारचं मत तयार करून ते निवडणूक आयोगाकडे गेलं पाहिजे। अशा सगळ्या मुद्द्यांच्या संदर्भात एक उच्चस्तरीय बैठक ही दिल्लीत आयोजित केली जाईल, ज्यामध्ये माननीय अण्णांना त्या ठिकाणी निमंत्रित केलं जाईल आणि त्यातनं हे सगळे जे महत्वाचे मुद्दे आहेत आणि विशेषतः या समितीच्या माध्यमातून शेतीशी संबंधित शेतकऱ्यांशी संबंधित जे वेगवेगळे मुद्दे आहेत त्या सगळ्या मुद्द्यांवर समाधान त्या ठिकाणी काढलं जाईल। आणि मी अण्णांना ही विनंती केली की थोडा उशीर झालाय खरं आहे, पण त्याकरता ज्यावेळेस मागच्या वेळेस आम्ही आलो त्यानंतर निवडणुकीची आचारसंहिता लागली आणि त्यानंतर आपल्याला कल्पना आहे की नवीन सरकार बनल्याबरोबर या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात कोरोनाचा प्रादुर्भाव झाला आणि यामुळे याच्यावर कारवाई आम्ही करू शकलो नाही। तथापि आता कुठली त्याच्यात विलंब होणार नाही
आणि शीघ्र ही कारवाई या ठिकाणी सुरू होईल आणि म्हणूनच कमिटीच तयार करून आम्ही या ठिकाणी आता बसलेलो आहोत. मला विश्वास आहे की अण्णांनी शेतकऱ्यांच्या हिताकरता आणि देशहिताकरता जे मुद्दे मांडले आहेत त्याचं पूर्ण समाधान येत्या काळामध्ये मिळेल. आणि म्हणून आम्ही अण्णांना त्या ठिकाणी विनंती केली की अण्णांनी आपलं जे उपोषण आहे ते या ठिकाणी स्थगित करावं आणि या समितीच्या माध्यमातून काम करावं. अण्णांना अशी आम्ही विनंती केली आहे कारण अण्णा कुठल्याही सरकारी समितीत जात नाहीत, त्यामुळे ते लोक त्याच्यावर अपॉइंट करतात. पण मी आणि मंत्री महोदयांनी विनंती केली की आपण आमंत्रित म्हणून याच्यावर राहा आणि आपणही बैठकांना जर काही हजर राहू शकलात, जरी सगळ्या बैठकांना नाही आलात तरी काही बैठकांना आपण हजर राहू शकलात तर त्यातनं एक चांगलं मार्गदर्शन या समितीला मिळेल. त्यालाही अण्णांनी होकार दिलाय, त्यामुळे काही बैठकांना अण्णा स्वतः हजर राहतील हे देखील अण्णांनी त्या ठिकाणी मान्य केलेलं आहे. मला असं वाटतं की निश्चितपणे एक नवीन सुरुवात या ठिकाणी होते आणि मी माननीय अण्णांचे आभार देखील मानतो की त्यांनी आम्हाला समजून घेतलं, आमच्या काही अडचणी होत्या त्या देखील त्या ठिकाणी त्यांनी समजून घेतल्या आणि जो काही विलंब झाला तो विलंब त्या ठिकाणी क्षमापित करून आता एक नवीन सुरुवात करण्याची या ठिकाणी अण्णांनी मान्यता आम्हाला त्या कमिटी करता दिली आहे. बाकी तर अण्णा त्यांच्या सगळ्या याच्यात सांगतील, पण मी माननीय कैलाश चौधरीजी जे केंद्रीय मंत्री आहेत आपल्या कृषी विभागाचे त्यांना विनंती करतो की त्यांनी या चर्चेच्या संदर्भात आपल्या सर्वांना सांगावं. आज हमारे बीच में उपस्थित हमारे आदरणीय अन्ना हजारे जी और हमारे देवेंद्र जी फडणवीस साहब, आज जो अन्ना हजारे जी के साथ में बैठक हुई बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर बैठक हुई और निश्चित रूप से अन्ना हजारे जी का लगातार ये किसानों के लिए प्रयास रहा है और निरंतर इनके किसानों के विषयों को लेकर केंद्र सरकार के पास में पत्र भी उनकी समस्याओं को लेकर आए और उनके आधार पर लगातार मंत्रालय के द्वारा उनके पत्रों को महत्व देते हुए और उसके ऊपर काम करते हुए ऐसे कई बिंदु थे जिसमें किसानों की समस्याओं का समाधान हम किस तरह से करें, तो इसको लेकर लगातार प्रयास किए गए और कई ऐसे कार्य कृषि मंत्रालय के द्वारा जो अन्ना हजारे जी के सुझाव के आधार पर किए गए और जिसका किसानों को प्रत्यक्ष आज उसका लाभ भी मिल रहा है, जिसमें उन्होंने किसानों के लिए आज चाहे एमएसपी की विषय पर पहले जब पत्र आया था तो कहा था, तो एमएसपी को 1.5 गुना करने का विषय था तो 1.5 गुना किया गया और साथ ही किसानों के लिए आर्थिक सहायता का विषय था तो उसके ऊपर भी किसान सम्मान निधि के तौर पर 6,000 रुपये प्रति वर्ष किसान के खाते में डालना प्रारंभ किया। हर 4 महीने के अंदर किसान के खाते में 2,000 रुपये डाले जाते हैं और ये लगभग 10 करोड़ किसानों के खाते में आज दिन तक ये पहुंच चुके हैं। इसी तरह से चाहे कोल्ड स्टोरेज या वेयर हाउस के लिए बजट का प्रावधान हो तो उसको भी व्यवस्था की गई और साथ ही फसल बीमा के बारे में कहा गया तो फसल बीमा योजना के अंदर जिस तरह से उसमें सुधार किया गया, आज फसल बीमा योजना है उसको स्वैच्छिक किया गया है कि कई ऐसे किसान थे जो फसल बीमा का लाभ जिस तरह से उनको लगता है कि नहीं लेना चाहिए हमें, उनका प्रीमियम लगता था लेकिन उनको कभी उसका उपयोग नहीं होता था, तो उनकी भी जो शिकायतें थी तो उसके ऊपर भी स्वैच्छिक किया गया है। और कुल मिलाकर अन्ना हजारे जी के जो भी पत्र आए उनको हमने समय पर जवाब भी दिया और बजट के अंदर भी उन्होंने कहा था कि बजट को बढ़ाया जाए। तो मुझे आज बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि जब 2013-14 के अंदर जो कृषि का बजट था वो मात्र 24,000 करोड़ रुपए के आसपास था, लेकिन आज कृषि का जो बजट है वो 1,35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है वो किसानों के हित में लगातार निर्णय करती आ रही है। और आज जैसा कि अन्ना हजारे जी का ये भी एक था कि एक उच्च अधिकार कमेटी बने, तो उस कमेटी का भी गठन किया गया जिसके अंदर हमारे कैबिनेट मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब के नेतृत्व में वो कमेटी का गठन हुआ है और जिसके अंदर हमारे नीति आयोग के सदस्य भी रहेंगे और साथ ही हमारे किसान प्रतिनिधित्व करने वाले किसानों का नाम भी उसमें डाला गया है, जो आने वाले समय में जो अन्य बिंदु है जो अन्ना हजारे जी ने जो अभी पत्र और दिया है जिसको भी उसके साथ में जोड़ते हुए
उनके जो विषय होंगे उनके ऊपर ये उच्च स्तरीय जो कमेटी होगी, उच्च अधिकार कमेटी, ये जो भी किसानों के हित में निर्णय होगा उस कमेटी के द्वारा निर्णय लिया जाएगा और 6 महीने के अंदर इसका निर्णय आए ऐसा सरकार की ओर से प्रयास रहेगा। और मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आज अन्ना हजारे जी ने जो किसानों के लिए जो विषय रखा और उसके लिए भारत सरकार ने लगातार प्रयास किया और आपके सुझाव की वजह से किसान को भी लाभ हो रहा है और आगे भी निरंतर इसी तरह से जिस तरह से आज उस तरह की कमेटी बनी है इसके द्वारा भी आने वाले समय के अंदर निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि किसानों के जीवन के अंदर जो भी हम सुधार कर सकते हैं, उनके जीवन में बेहतर कर सकते हैं, उसके लिए इस कमेटी के द्वारा निश्चित रूप से किया जाएगा। और इनके सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये जो कमेटी का गठन किया गया है समय पर इसका इसका निर्णय भी होगा और निश्चित रूप से इसका किसान को लाभ मिलेगा। और जो एक और जो कमेटी के विषय पर बात है तो ये सारी कुल मिलाकर मेरा यही कहना है कि आज अन्ना हजारे जी को मैं इस अवसर पर, क्योंकि हमारे किसानों के विषय हो या सामाजिक जीवन के अंदर अन्य कई विषय पर आते हैं, तब उनको हमेशा एक ही चिंता रहती है कि किस तरह से हम किसानों के जीवन के अंदर हो या सामाजिक जीवन के अंदर किसानों के या आम व्यक्ति के सुधार कर सके, ये चिंता रहती है। और इसी चिंता को ध्यान में रखते हुए आज भारत सरकार है तो और नरेंद्र मोदी जी की सरकार है वो निरंतर किसानों के हित में और निर्णय लेती जा रही है। तो मुझे यही कहना है कि आज ये कमेटी जो गठित की गई है तो इस कमेटी के अंदर मुझे आने वाले समय के अंदर जो कमेटी के सदस्य होंगे वो और हमारे अन्ना हजारे जी का भी इसमें मार्गदर्शन मिलता रहेगा। और निश्चित रूप से ये जो आज कल 30 तारीख का जो इन्होंने निर्णय कर रखा था कि हम अनशन का या जो आगे के लिए आंदोलन का जो तय किया था, तो आज हमने अन्ना हजारे जी से आग्रह किया और आपने इस बात को माना। और जो लोकपाल का विषय था तो उसके ऊपर भी चर्चा हुई और लोकपाल के अंदर की उसके अंदर एक उच्च स्तरीय बैठक भी अन्ना हजारे जी की वहाँ उपस्थिति में होगी जिसमें आपके जो भी इशू है उनके ऊपर भी चर्चा होगी। कुल मिलाकर मेरा यही कहना है कि आज यहाँ आने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले समय के अंदर आपके सुझावों के माध्यम से निश्चित रूप से किसानों के जो जीवन में बेहतरी कर सके और 2022 तक प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है कि किसान की इनकम डबल करना है, उस दृष्टि से निश्चित रूप से प्रयास किए जाएंगे। और अन्ना हजारे जी को मैं आज इस अवसर पर धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने उनके जो लगातार पत्र आ रहे थे और उसके पत्र को मैं स्वयं लेकर यहाँ पर आया और उनका जो अनशन का निर्णय था उसको आपने हमारे निवेदन के ऊपर कहा है कि अनशन है वो वापस लेने का निर्णय लिया। इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ और मैं अन्ना हजारे जी को और हमारे फडणवीस साहब पूर्व हमारे मुख्यमंत्री जी को सभी हमारे महाजन जी को सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। और इसलिए कि आपने सबने बैठकर आज एक अच्छा जो निर्णय लिया तो इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और हमारा जो निवेदन था उस निवेदन को आपने स्वीकार किया, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मी माननीय अण्णांना विनंती करतो की अण्णांनी थोडं आम्हाला आशीर्वाद पर मार्गदर्शन करावं। ते म्हणतात आधी मराठीत बोला मग हिंदीत बोला म्हणतात। अनेक वर्ष में समाज राज्य आणि राष्ट्र हितासाठी आंदोलन करत आलो। घटनेने दिलेला अधिकार आहे, आमची घटना आहे तिने दिलेला अधिकार हा अन्याय अत्याचार जंतर होत असेल तर अहिंसेच्या मार्गाने शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करणं हा दोष नाही। आणि म्हणून मी अनेक वर्ष करत आलो। आता यावेळेला 4 वर्षापासून शेतकऱ्यांचे जे प्रश्न आहेत की शेतकरी आत्महत्या करतो तो त्याचा पीक जे काढतो त्या पिकावरती जो खर्च आला तो खर्च त्याला मिळत नाही। स्वामीनाथन आयोग जो आहे, स्वामीनाथन आयोगचा अहवाल सरकारने स्वीकारलेला आहे आणि स्वामीनाथन आयोग म्हणतोय की लागत मूल्य
जो खर्च आला त्याच्यापेक्षा 50% वाढवून द्या, मग तो आत्महत्या करणार नाही. आणि ते सरकारने मान्य केलं, मला पण लेखी आश्वासन दिलं आणि त्याच्यामुळं मी हे प्रयत्न करत करत इथपर्यंत आलो. पण दिलेले आश्वासन पाळले नव्हते, म्हणून उद्या मी परत उपोषण करायचं ठरवलं होतं. पण आता केंद्र सरकारने आणि आपले माजी मुख्यमंत्री देवेंद्रजी आणि चौधरीजी हे त्यांचा निरोप घेऊन आले की आमच्याकडून डिले झाला, आमच्याकडून उशीर झालाय, पण आम्ही तुम्ही सुचवलेलं सगळं हे मुद्दे आहेत, हे करायला तयार आहेत. 15 मुद्दे आपण दिलेत, 15. आणि मला विश्वास वाटतो की या 15 मुद्द्यावरती आमच्या सर्वोच्च कमिटी, उच्च कमिटी आता जी स्थापित होती, याच्यातून काही चांगले निर्णय झाले तर शेतकऱ्यांच्यासाठी बरंचसं काम होऊ शकेल, याच्यावर माझा विश्वास निर्माण झाला. म्हणून मी उद्या जे उपोषण करणार आहे ते आता स्थगित केलेलं आहे असं ते. त्यांना हिंदीतही पाहिजे. हिंदीमध्ये थोडं बोलायचं. अलग अलग सामाजिक विषय पर कई सालों से मैं आंदोलन करते आया. संविधान ने दिया हुआ हमें अधिकार है, वो शांति से मार्ग से, शांतता, अहिंसा, इसके मार्ग से आंदोलन करना दोष नहीं. आत्मक्लेश हमने करना है और संवेदना लोगों को होनी है. ऐसे सत्याग्रह, ऐसे आंदोलन ये करते आया. और किसान के प्रश्न पर मैं 3 साल से ये मुद्दा उठा रहा है कि किसान जो आत्महत्या करता है वो आत्महत्या ना हो. वो आत्महत्या क्यों करता है? लागत मूल्य, फसल का लागत मूल्य उतना भी दाम नहीं मिलता. स्वामीनाथन आयोग का अहवाल है, वो स्वामीनाथन आयोग क्या कह रहे हैं कि लागत मूल्य पर 50% बढ़ाकर देना. और वो सरकार ने मान लिया कि हम 50% लागत मूल्य पर 50% बढ़ाकर देने का निर्णय सरकार ने लिया है. ऐसा मुझे लेटर दिया है. इसलिए वो लेटर देने के बाद पालन नहीं हुआ, इसलिए मैं कल अनशन पर बैठने वाला था. आज उसमें ये 15 मुद्दे हम जो दिए थे उसका अभी दिल्ली से बात करके इसका निर्णय लिया है उन्होंने. और मुझे विश्वास हो रहा है कि अपेक्षा तो लोगों की बहुत है, लेकिन अगर ये 15 मुद्दों पर सर्वोच्च समिति जो बनेगी अभी उस पर चर्चा करके उसका अगर सही निर्णय हो गया तो किसानों के काफी हद तक समस्या दूर हो जाएगी. और किसानों के लिए ये बहुत अच्छा काम होगा ऐसा मैं मानता हूँ. मैं इस वक्त ज्यादा ना कहता हूँ. मैं अभी जो उद्विग्न हो गया था और मैं सोच रहा था कि बस भगवान ने जो कर लिया मेरे से, इस उम्र के 83 साल तक जो भगवान ने कर लिया मेरे हाथ से, वो बस हो गया. अभी ये आखिरी, लेकिन अभी ये जो केंद्र सरकार ने निर्णय लिया और 15 मुद्दों पर जो काम करने के लिए जो तय किया है, इसके कारण मैं कल का अनशन स्थगित किया है. धन्यवाद बहुत बहुत आपको. स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू कराव्यात ती मागणी तर इथं मान्य नाही झाली. तुम्हाला एक ड्राफ्ट देण्यात आला आणि तुम्ही उपोषण मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. तुमची विश्वासार्हता यामुळे कायम आहे असं वाटतं तुम्हाला? कायम राहील? समजलं. मला असं वाटतं प्रश्नोत्तराची गरज प्रश्न असा आहे की तुम्हाला जी तुम्ही जी मागणी केली होती स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारण्याबाबत, त्याची अंमलबजावणी करण्याबाबत,
मात्र त्याबाबत तुम्हाला आता फक्त पत्र मिळालंय आणि तुम्ही उपोषणाची घोषणा केली होती. अशा परिस्थितीमध्ये तुमची म्हणजे तुम्ही उपोषण करणार होतात मात्र ते आता मागे घेतलंय, म्हणून तुमच्याबद्दल किंवा तुमच्या प्रतिमेबद्दल जनतेच्या मनामध्ये काही शंका निर्माण होण्याची शक्यता आहे का? उच्चाधिकार समिति जो ये लिख कर दिया, उच्चाधिकार समिति जो नियुक्त होगी, सरकार के जो मेंबर होंगे 4, उसमें हमारे भी होंगे और वो उस पर देखते रहेंगे और सजेशन भी दे देंगे। आज तक क्या हुआ, आज तक ऐसे कोई कमेटी नहीं है, सरकार को पूछने वाले लोग नहीं है, इसके कारण ये बात नहीं हुई। अभी हमारे जब एग्रीकल्चर में जिनका दीर्घ अनुभव है, ऐसे हमारे लोग होंगे कमेटी पर, और मैं भी बीच बीच में जाते रहूंगा, वॉच करते रहूंगा कि वो क्या हो रहा है, सही हो रहा है, गलत हो रहा है। इसके कारण मुझे विश्वास हो रहा है। नाही, यात सगळ्यात महत्वाचा विषय असा आहे की केंद्र सरकारने स्वामीनाथन आयोग लागू करून त्या ठिकाणी 50% अधिकचं दिलं. अण्णांचा मुद्दा असा आहे की त्याच्यामध्ये 2 पद्धती आहेत, त्यातली जी दुसरी पद्धत आहे त्या पद्धतीप्रमाणे दिलं पाहिजे, असा तो विषय आहे. त्या विषयाच्या संदर्भात या ठिकाणी चर्चा होणार आहे. त्यामुळे मला असं वाटतं की चुकीचं या ठिकाणी तुमच्या माध्यमातून जाऊ नये की काहीतरी अण्णा चुकीचं करतायत, असं बिलकुल नाहीये. अण्णांच्या मागणीवरच स्वामीनाथन आयोग लागू करून त्या ठिकाणी लागत मूल्याच्या 50% वर दिला, पण ते कॅल्क्युलेट करण्याच्या 2 पद्धती आहेत. अण्णांचा आग्रह दुसऱ्या पद्धतीचा. तर तुम्ही परवा पण येऊन गेला होता, त्यावेळी अण्णा ऐकून घेण्याच्या मनस्थितीत नव्हते. आज मात्र त्यांनी शांतपणे सगळं ऐकून घेतलं आणि एक प्रकारे मार्ग आपल्याला निदर्शनात आलाय. फडणवीसांची शिष्टाई इथे उपयोगी आली, कामाला आली असं म्हणतात. माझं मत अगदी स्पष्ट आहे की माननीय अण्णांचा लोकशाहीवर विश्वास आहे आणि लोकशाहीमध्ये चर्चेतनं मार्ग निघत असतो. आणि आता केंद्र सरकारने पूर्ण सकारात्मक पाऊल उचलून पहिल्यांदा, यापूर्वी कधीही कुठली अशा प्रकारची उच्चाधिकार समिती तयार झालेली नाही. ही देशाच्या इतिहासातली पहिली या विषयांवर तयार झालेली उच्चाधिकार समिती आहे आणि स्वतः कृषी मंत्री त्या समितीचे अध्यक्ष आहेत. त्यामुळे मला असं वाटतं की लोकशाहीवर अण्णांचा विश्वास असल्यामुळे अण्णांनी हा मार्ग स्वीकारला आणि त्यांनी सांगितलं की ठीक आहे, समितीच्या माध्यमातून चर्चा करून याच्यावर निर्णय करून घेऊ. शेवटी अण्णांचं जे काही आंदोलन किंवा उपोषण होतं शेतकऱ्यांच्या हिताकरता होतं. ते शेतकऱ्यांचं हित हे जर या समितीच्या माध्यमातून साध्य होत असेल तर तो एक मौका किंवा ती एक संधी अण्णांनी या ठिकाणी दिली आहे. आणि मला विश्वास आहे की निश्चितपणे या समितीतनं चांगल्या प्रकारचे निर्णय होतील आणि शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होईल. या समितीला संविधानिक दर्जा असेल का? कुठल्याही समितीला संवैधानिक दर्जा नसतो. संवैधानिक दर्जा म्हणजे जे संविधानात आहे. संवैधानिक दर्जा द्यायचा म्हणजे त्याकरता संविधानाचं अमेंडमेंट करावं लागतं. संसदेच्या कुठल्याही समितीला किंवा सरकारच्या कुठल्याही समितीला संवैधानिक दर्जा नसतो. याला स्टॅट्युटरी दर्जा असतो, तो असेल. दूसरा है कि आपला प्रश्न आंदोलन सुरू असताना अण्णा आंदोलन सुरू करतायत. या आंदोलनाला कदाचित भाजपची पुन्हा एकदा पुन्हा आहे की काय, अशी चर्चा अशा प्रकारची कुजबूज म्हणताय. मला असं वाटतं की अशा प्रकारे याच्यावर निगेटिव्ह चर्चा करणं योग्य नाही. अण्णांवर या पक्षाचे की त्या पक्षाचे असा शिक्का कधी बसलेला नाही, तो कोणी बसवू शकत नाही. जे योग्य आहे त्याच्या पाठीशी ते असतात. अनेक वेळा आमच्या अनेक गोष्टी त्यांना पटत नाही तर आम्हाला तोंडावर ते सांगतात की तुमचे चूक आहे, तो त्यांचा अधिकार आहे. आमच्या अडचणी असल्या तर आम्ही त्यांना सांगतो की आमच्या या अडचणी आहेत. त्यामुळे मला असं वाटतं की अशा प्रकारे त्याला ब्रँड करणं योग्य नाहीये. आणि मला असं वाटतं की आज इतका चांगला निर्णय या ठिकाणी झालाय. देशाच्या इतिहासामध्ये पहिल्यांदा उच्चस्तरीय समिती बनतेय. हे एक अतिशय महत्वाचं पाऊल या ठिकाणी उचललं गेलंय, जे शेतकऱ्यांकरता उचललं गेलंय. त्यामुळे मला असं वाटतं की याला अतिशय सकारात्मकतेनं बघितलं गेलं पाहिजे. सांगितलं 6 महिने चर्चा के ऊपर चर्चा चल रही है, लेकिन वहाँ पे कुछ निकल नहीं रहा. और यहाँ पर जब महाराष्ट्र में अन्ना जी का अपने अनशन के लिए बैठने की बात करता है और आप आते हैं तो दोनों आंदोलन के तरफ आप देखते हैं तो किस तरह से? ऐसा है कि जो दिल्ली के अंदर आंदोलन की बात की है, तो दिल्ली के अंदर जो किसानों के जो ये 3 बिल है, ये किसानों के जीवन में परिवर्तन करने वाले बिल हैं.
जो अन्ना हजारे जी ने बात की है कि किसानों के लिए हम क्या कर रहे हैं और किसान को किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं, तो इस दृष्टि से ये जो किसानों के लिए जो 3 महत्वपूर्ण बिल है, इसमें किसान को आजादी देने वाले बिल है। भारत आजाद होने के 70 साल बाद भी, 75 साल बाद भी किसान अपने उत्पादन को मनचाहे स्थान पर बेच नहीं सकता था। इन कानून के माध्यम से अब वो किसी भी मंडी के अंदर, किसी भी राज्य के अंदर अपने उत्पादन को बेच सकेगा, इसकी स्वतंत्रता मिली। और दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, जिसके अंदर भी किसान अब अपने उत्पादन को मनचाहे स्थान पर और मनचाहे रेट के ऊपर वो अपनी और फसल बोने से पहले रेट तय हो जाएगी उसके कि वो किस रेट के अंदर बेचेगा, तो इसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से भी किया जाएगा। कुल मिलाकर मेरा ये कहना है कि इसमें किसान के लिए ये किया गया है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट जो उसने किया है, एग्रीमेंट किसान और व्यापारी के बीच में, अगर कॉन्ट्रैक्ट में व्यापारी अगर सौदे से मना करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। और वहीं अगर किसान अपने एग्रीमेंट से छोड़कर और दूसरे व्यापारी को अगर अपना उत्पादन बेच देता है बढ़ी हुई दर पर, तो किसान स्वतंत्र है, वो कहीं पर भी अपने उत्पादन को बेच सकता है, उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। तो इस तरह से ये किसानों के हित के कानून बने और इसलिए आज देश भर में इस कानूनों का समर्थन किया जा रहा है, इन जो कानून बने। और दूसरा मेरा ये कहना है कि जो बॉर्डर पर बैठे हैं किसान, उनसे भी हमारी लगातार 10-11 दौर की वार्ता हो चुकी है और उनका ये कहना है कि ये कानून वापस लिए जाए। और हमने ये कहा कि इस कानून से ही किसानों का अच्छा आने वाला कल है वो अच्छा होने वाला है। तो इसलिए अगर इनमें कहीं पर भी उनको शंका या समाधान करने की आवश्यकता है तो उसके लिए संशोधन के लिए भारत सरकार को तैयार खड़ी है। लेकिन सिर्फ कानून वापसी करना ये अंतिम हल नहीं होता है, क्योंकि हमेशा वार्ता के माध्यम से और उसका किसी दिशा में जाने से समाधान होता है। जो आज हमारे अन्ना हजारे जी ने इसका उदाहरण दिया है और अपन सबके सामने है कि उनके सामने जब ये बात रखी तो उन्होंने तुरंत कहा कि नहीं, आप जो भारत सरकार जो काम कर रही है वो वास्तव में एक अच्छा कदम इन्होंने हमारे जो पत्र व्यवहार के आधार पर किया है और आगे भी जो हमारे हैं उनको भी करेंगे। तो ये एक किसान और किसानी के लिए निश्चित रूप से एक अच्छा कदम, एक उदाहरण है। और वहीं दूसरी तरफ जो आपने देखा आज से 26 जनवरी का नजारा, तो ये मेरे को जहां तक लगता है कि 26 जनवरी को पूरे देश ने देखा है कि उस दिन क्या हुआ। तो इसलिए मैं सोचता हूं कि वहां जो बैठे किसान हैं, उनके किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर कोई दूसरे लोग निशाना साधना चाह रहे हैं और उसमें उनको सफलता भी मिली है। लेकिन आज देश का किसान है वो इस बात को समझ चुका है और निश्चित रूप से वो आंदोलन है, उसके लिए भी हम तो आग्रह करें कि अब पूरे देश के अंदर इसी बिलों के माध्यम से और कानून के माध्यम से किसान का जीवन बेहतर होने वाला है, जीवन आगे बढ़ने वाला है और किसानों की इनकम बढ़ने वाली है। तो मैं सोचता हूं कि अब उन किसानों को भी इस आंदोलन से आपने जिस तरह से आज अन्ना हजारे जी ने बहुत बड़ा दिल करके और निर्णय लिया, वैसा उनको भी निर्णय लेना चाहिए। केंद्रीय मंत्री की फ्लाइट है, फ्लाइट है